जी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। अमित, कीर्ति, हरिओम, रोबिन, जितेंद्र, हेमराज, हेम सिंह, देवेंद्र, पंकज, ऋतिक, सचिन, विपिन, आलोक, लोकिंदर, ओम, पंकज, प्रदीप, प्रवीण, प्रदीप, यश, अंकित, मनोज, संजय, किरण, बबलू, संगम, विशाल, विपुल, मनीष, लोकेश, यतेंद्र, राजेश, राजेंद्र, ओम, सौमी, जितेंद्र, सभी बच्चों को नमस्कार। पुष्पेंद्र, योगेश, चंदन, मनीष, सौरभ, अंकित, देवेंद्र, गोलू, हरिओम, राजन, एमडी, मुकेश, रंजीत, विक्रांत, पप्पू, ओम, भूपेंद्र, सौरभ, संकेत, आशीष, मनीष, विशाल, गुंजन, प्रदीप, प्रवीण, पूजा, प्रीति, प्रियंका, दिव्या, रविंदर, उमेश, सोनी, दिव्या, फैजान, उमेश, अंसर, साकित, शिवम, शिवांगी, अंसारी, अंकित, सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज की अब जिन बच्चों का नाम नहीं ले पाया बेटे उनका नाम कर लेंगे, ठीक है? तो बारी बारी, ठीक है? हाँ, संदीप भी है, बिल्कुल। चित्रा, संदीप, विशाल, विपुल, पानी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अपने इस नए बैच में, जो हिंदी स्पेशल 010 के नाम से है, अगर बाई चांस कभी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप ये सिर्फ बोल देते हो, सर मेरी हिंदी की क्लास में ये दिक्कत आ रही है। तो आपको एक ध्यान रखना है, आगे के लिए बता रहे हैं, कोशिश है कि कोई किसी भी तरह की दिक्कत आपको होगी नहीं, लेकिन कई बार आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है या कुछ बताना होता है, तो आपका पूरा अपना इंट्रोडक्शन है हिंदी स्पेशल 010, ठीक है? हिंदी स्पेशल 010 नहीं, सॉरी, हिंदी स्पेशल 10वां जो बैच है, जो 10 बैच है हिंदी स्पेशल का, मैं उसका स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ। तो यानी कि रीजन ये है प्यारे बच्चों, हमारा 9 वाला जो बैच है वो भी चल रहा है, हालांकि वो कंप्लीट होने के कगार पे हैं, अभी अगले सप्ताह सैटरडे तक वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें अभी डाउट सेशन और प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, बाकी चीजें सब उसमें सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा कुछ बच्चों की वैलिडिटी है, पिछले वाला बैच जो 9 वाला बैच है उसकी करीब जनवरी तक वैलिडिटी रहेगी। 7वां जो बैच है उसकी भी 1 महीने की वैलिडिटी और बढ़ाएंगे, उसकी वैलिडिटी कंप्लीट हो चुकी है वेदता। तो उन बच्चों को भी कई बार दिक्कत होती है, तो आपका मैसेज सही जगह नहीं पहुंच पाता कि आप 10वें बैच से बोल रहे हो या 9वें बैच से, 8वें से या 7वें बैच से। अगर हमारे टेलीकॉलर से या जो भी प्यारे बच्चों काउंसलर हमारे होते हैं उनसे आप अगर बात करते हो, उन तक अपनी बातों को पहुंचाते हो, तो आप बैच नंबर भी जरूर बताओगे, और आपका बैच नंबर है 10 अर्थात 10। दूसरी चीज क्या पढ़ रहे थे हम? टॉपिक हमारा था स्वर के भेद, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। इसमें से एक भेद हम कर चुके हैं, वो था मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, और वो होते हैं प्यारे बच्चों 3। कौन कौन से? एक आपने पढ़ा ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, और तीसरा इसका भेद था प्लुत। इनके जो दूसरे नाम थे वो आपको बताए गए। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद, और वो होते हैं प्यारे बच्चों 2। इनमें से एक होता है वर्ताकार स्वर और दूसरा होता है
अवर्ताकार स्वर। अपने आप में स्वर के जो भेद होते हैं कुल वो होते हैं 4। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप गलती क्या करते हो, क्योंकि किताबों में कई बार एक की चर्चा है तो वहां आप 3 करके आते हो। क्वेश्चन पूछता है स्वर के भेद बताइए, तो ऑप्शन में 3 भी होता है, 4 भी आप करके आते हो 3, जबकि स्वर के भेद कुल 4 है। एक है मात्रा व उच्चारण के आधार पे, दूसरा है ओष्ठ आकृति अर्थात होठ की आकृति के आधार पर, और प्यारे बच्चों तीसरा है जिह्वा की आकृति के आधार पे अर्थात जीभ के आधार पे, और चौथा है मुख की आकृति के आधार पे। यानी कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे एक भेद है। उच्चारण का मतलब क्या है, उच्चारण में जो हम समय लगा रहे हैं, इसमें 1 सेकंड लगाया तो ये क्या कहलाया प्यारे बच्चों, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे इसमें हमने 1 सेकंड लगाया तो ये हर्ष कहलाया, इसमें हमने 2 सेकंड लगाए तो ये दीर्घ कहलाया, और इसमें प्यारे बच्चों हमने ओम में 3 सेकंड लगाए तो इसलिए ये क्या कहलाया अपने आप में, ठीक है, फ्लुत कहलाया। तो ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और फ्लुत। दूसरी चीज आप इसको ये भी कह सकते हो कि मात्रा के आधार पे 3 भेद होते हैं या उच्चारण के आधार पे 3 भेद होते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, तो ये कब तक कंप्लीट हो जाए, 1.5 से 2 महीने मिनिमम जो समय लगता है प्यारे बच्चों वो 40 क्लास होती है, और मैक्सिमम जो क्लास होती है वो 50 क्लास होती है। वो हमें उसके ऊपर डिपेंड है कि हम डाउट कितने ले रहे हैं। ठीक है, आपको डाउट कितने हो रहे हैं। अगर आपको डाउट हो रहे हैं कम तो 40 से 45 क्लास में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर डाउट प्यारे बच्चों ज्यादा है तो ये 50, 52, 53 क्लास तक भी पहुंच जाती है, तो वो समय बताएगा। इसीलिए हमने कोर्स की जो ड्यूरेशन रखी है वो 2 महीने रखी है। तो 2 महीने का मतलब ये हुआ कि अक्टूबर और 15 नवंबर यानी कि दिवाली से पहले आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा 100%। क्लियर? हाँ, अगर कोई बैच आ गया तो उसमें नोट्स वगैरह तो हम सारे दे देते हैं पहले ही, वो तो अभी शुरू कर देंगे मंडे से आपके बैच में सारी पीडीएफ और नोट्स डलवाने। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी भी है जो खुद लर्न करनी है, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, एकार्थी अनेकार्थी है, उसकी कुछ प्रैक्टिस आप करोगे, कुछ मैं कराऊंगा, तरीके बताऊंगा क्या है। ऐसे हिंदी के कवि लेखक उनकी रचनाएं हैं, हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार हैं, महत्वपूर्ण लेखक के जन्म व मृत्यु आपको प्यारे बच्चों याद करने हैं, लर्न करने हैं। उनको समझना है कि सबसे पहले कवि कौन पैदा हुआ, कब उसका जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई। वहां से भी वो क्वेश्चन आता है हिंदी में प्रथम स्थान किसका है। तो वो न्यूज पेपर की तरह उनको प्यारे बच्चों हमें रीडिंग करना है, पढ़ना है, और उसको एक बार नहीं 3 से 4 बार जब भी टाइम मिले तब उन चीजों को हमें आगे पढ़ते हुए ही बढ़ना है। और धीरे धीरे जब बैच कंप्लीट हो जाएगा अपने आप ही प्यारे बच्चों सारी चीजें कवर होगी। अब ओष्ठ कहते हैं होठ को। ओष्ठ किसे कह रहे हैं प्यारे बच्चों, हम होठ को कहते हैं। इसका मतलब जब भी हम जो 11 स्वर कल बताए थे हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, और टोटल जो 13 होते हैं जिनका 2 का प्रयोग संस्कृत में भी होता है। प्यारे बच्चों अगर हम होठ के आधार पे उनका उच्चारण करें तो वे 2 प्रकार से प्यारे बच्चों कंडीशन हमारे सामने लाते हैं। एक होता है वर्ताकार और दूसरी होती है अवर्ताकार। यानी कि वर्त कहते हैं गोलाई को, यानी कि सर्कल को। यानी कि जब भी कुछ वर्णों का हम उच्चारण करें और हमारे होठ सर्कल बनाए, वर्त को बनाए, तो वे वर्ताकार स्वर कहलाएंगे। और वे कौन कौन से वर्ण होते हैं प्यारे बच्चों, छोटे वाला ऊ, बड़े वाला ऊ, इसके बाद में ये वाला, और इसके बाद में ये वाला। अब ये 2 क्यों आए इसको समझो। ये कहां से बनते हैं, ये ए और ऊ से मिला के बनते हैं। क्लियर? ये कहां से बनता है, ये ए और औ को मिला के बनता है, बताए थे आपको कल। भाई आप ये बताओ, जब ऊ का उच्चारण करते हैं, आप उच्चारण करके देखो या मेरे होठ को देखो, आप या खुद देखो। ठीक है, मैं ऊ का उच्चारण कर, ऊ, और ऊ को कह रहे हैं तो मेरे जो होठ हैं वो सर्कल बना रहे, इसीलिए इसको वर्ताकार कहा गया। अब बड़े वाले ऊ का प्रयोग कर रहा हूं, ऊ, इसको लंबा खींचो। इसके उच्चारण में अगर आप 1 सेकंड लगा रहे हो तो इसमें आप 2 सेकंड लगाओ तो भी होठ क्या होंगे प्यारे बच्चों, हमारे गोल गोल घूमेंगे। तो इसीलिए जब वर्त बना रहे हैं होठ तो ये वर्ताकार कहलाए। इसके बाद क्या आया प्यारे बच्चों, ये जो बना है ये इस ऊ को मिला के बना है। जब हम इसका ऊ का उच्चारण करेंगे, आप इसको क्या बोलते हो, ओ बोलते हो। ओ तो इंग्लिश में होता है, हिंदी में कोई ओ होता ही नहीं है, हिंदी में होता है औ। और जब हम ऊ का उच्चारण करेंगे
तो फिर हमारे होठ फिर गोल घूमेंगे, इसीलिए ये भी वर्ताकार कहलाए। क्यों? क्योंकि ये ऊ को मिला के बनते हैं। इसके बाद ये औ ए और औ को मिला के बन रहे हैं, और जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमारे होठ वर्त बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊ और ऊ से बनने वाले, ये किससे बनता है? ये बनता है प्यारे बच्चों दो छोटे ऊ से मिला के। क्लियर? तो यहां हमारे पास कंडीशन क्या आई कि ऊ और ऊ से बनने वाले जितने भी वर्ण हैं वे सारे के सारे वर्ताकार कहलाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि ऊ का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो गोल हमारे जो होठ है वो गोलाई में घूम रहे हैं, अर्थात वो सर्कल बना रहे हैं। तो इसीलिए ऊ और ऊ से बनने वाले जो तीन वर्ण और है, एक ये और एक ये क्या कहलाए? वर्ताकार स्वर कहलाए। क्या कहलाए? वर्ताकार स्वर कहलाए। क्लियर? अब जो भी बच गए वे सारे के सारे कौन कौन से बच गए? ए बचा, आ बचा, ई बड़े वाला ई, इसके बाद में री, ठीक है, इसके बाद में प्यारे बच्चों ए, इसके बाद में ये, और ये हमारे हो गए। ठीक है, ये जो बच गए सारे के सारे, क्योंकि 11 में से जो भी बच गए 4 ऊपर आ गए, जो बच गए सारे अवर्ताकार है। अब हम ए का उच्चारण कर रहे हैं, होठ गोल गोल घूम नहीं रहे, ई होठ गोल घूम ही नहीं रहे हैं, होठ ऐसे फैले हुए हैं। तो जब ये वर्त बनाए तो वर्ताकार, और जब वर्त ना बनाए तो अवर्ताकार। क्योंकि ज्ञान के आगे अगर हम ए लगा देंगे तो क्या कहलाएगा? ए ज्ञान कहलाएगा ना। ऐसे वर्त के आगे हमने ए लगा दिया तो क्या कहलाए? अवर्ताकार। अर्थात जहां होठ वर्त ना बनाए तो वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अवर्ताकार कहलाएगा। तो ए, आ, ई, री, ए और ये आई। क्लियर? तो ये कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 और 4, 11। ये 11 जो वर्ण होते हैं प्यारे बच्चों हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी में कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो 11 ही होती है, इसीलिए ये 4 वर्ताकार कहलाते हैं। बाकी जो बच गए वो क्या कहलाए? अवर्ताकार। तो 2 भेद हो गए हमारे, मात्रा उच्चारण के आधार पे, समय के आधार पे, और दूसरा होठ आकृति के आधार पे। एक क्वेश्चन तो ये बना कि उच्चारण के आधार पे कितने स्वर के भेद होते हैं? 3। और ओठ की आकृति के आधार पे, ओष्ठ की आकृति के आधार पे कितने होते हैं? 2। वे कौन कौन से हैं? वर्ताकार, अवर्ताकार। इसके अंदर कौन से वर्ण आते हैं प्यारे बच्चों? ऊ और ऊ से बनने वाले वर्ण। अवर्ताकार ऊ और ऊ से बनने वाले वर्णों को छोड़ के बाकी जो बच गए वो क्या कहलाएंगे? अवर्ताकार। इसके बाद आता है तीसरा भेद। तीसरा भेद है जीवा। जीवा किसे कहते हैं? जीभ को। जीवा की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। 3 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे? 3 भेद। एक होता है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, और तीसरा पच स्वर। ये बहुत पूछे जाते हैं। अब वो नहीं पूछे जाते हैं एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, हर्ष दीर्घ फलुत। हर्ष दीर्घ फलुत का अपना पुराना क्वेश्चन हो गया है। ये पूछे जाते हैं ओष्ठ की आकृति के, जीव की आधार पे। तो ये जो जीवा है प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द है, जीव इसका तद्भव है। तो अग्र का मतलब क्या होता है? जो जीव के आगे वाले भाग से उच्चारण हो जिसका। अब देखो हमारी जो जीभ है ना, वो 3 तरह से फंक्शन करती है जब भी हम इन 11 स्वर का उच्चारण करते हैं। एक तो जो जीभ का आगे पैने वाला हिस्सा है, चोंच वाला, वो जो लगता है तो प्यारे बच्चों वो अग्र स्वर कहलाते हैं। और जब जीभ बीच में से उठती है तो वो मध्य स्वर कहलाता है। और जब जीभ पीछे से निकल के आगे आए और वो उठे प्यारे बच्चों, वो कहलाती है पच। तो अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच में, पच मतलब पीछे। तो जीभ का आगे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और लास्ट वाला पीछे वाला हिस्सा जब एक्टिव हो किसी पर्टिकुलर वर्ण के उच्चारण करने के दौरान, तो वो 3 तरह की कंडीशन पैदा कर रहा है।
और वे जो कंडीशन है प्यारे बच्चों अपने आप में, वो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब हम ई का उच्चारण करें, इस वाले ई का उच्चारण किया ई, तो देखो हमारी जो आगे वाली जीभ है, जो कि आगे से पैनी है जिससे हम नमक चखते हैं, वो वाला हिस्सा जाके कहाँ लग रहा है, हमारा दांतों पे लग रहा है, तालू पे लग रहा है। तो ये जो ई और ई, इसके बाद में प्यारे बच्चों ये वाला री, क्लियर। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला प्यारे बच्चों जो हमारा ए है और ये वाला जो आई है, इन वर्णों का उच्चारण हम जीभ के आगे वाले हिस्से से कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं अग्र स्वर। क्या कहते हैं इनको? अग्र स्वर। ये 5 वर्ण है। और जो मध्य स्वर हमारा है वो होता है प्यारे बच्चों, ए का जो उच्चारण हम कर रहे हैं वो मध्य स्वर है। अब जो क्या बच गया, अब एक तो बच गया हमारा आ, इसके बाद ऊ, बड़े वाला ऊ, इसके बाद क्या बच गया प्यारे बच्चों, औ, और इसके बाद क्या बच गया हमारा औ। इन वर्णों का जो उच्चारण है प्यारे बच्चों हम इन 3 प्रकार से करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये ए बताइए किस प्रकार का जीभ के आधार पे स्वर है, तो आप कहोगे मध्य स्वर है। ये आ बताइए कैसा है, आप कहोगे पश्च स्वर। आ, जब आ कह रहे हैं तो जीभ आती है पीछे से निकल के और वो ऊपर को उठती है। जब हम ऊ कह रहे हैं तो देखो जीभ कहाँ आ रही है, तो इसीलिए पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो कोई नहीं बेटे, एक बार बात कर लेना राम प्रताप जी, आप ठीक है, जो काउंसलर होते हैं हमारे, उनसे एक बार बात कर लेना, वो आपको तरीका बता देंगे, ठीक है। या आप मेरा नंबर ले सकते हो, ठीक है। जिसको पेमेंट होने के बाद जिसका एक्टिवेट नहीं हुआ, तो आप मुझे वो तमाम अपनी आईडी वाईडी जो भी जिससे आप जिस फोन पे आप ये चीज देखना चाहते हो वीडियो, वो डिटेल आप भेजोगे, बताओगे, तो मैं भी आपका एक्टिवेट करवा दूंगा। 9891550539 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जरूरी नहीं है बेटे मैं एकदम से रिस्पॉन्स आपको दूं, क्योंकि मैं पूरा दिन क्लास में होता हूं और उसके बाद में फिर खुद के भी अपने कुछ काम होते हैं। तो लेकिन ये है कि जो आपको समस्या आएगी उस समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पहले कोशिश करोगे आप काउंसलर से बात करने की, ठीक है, और हमारे मैनेजमेंट से बात करने की। उसके बावजूद भी पेमेंट होने के बाद आपका ये एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है या आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो प्यारे बच्चों आप इस नंबर पे मैसेज भेजोगे, मैं आपकी डिटेल यहाँ नोट कराऊंगा, क्योंकि मैं क्लास लेने के लिए आता ही हूँ स्टूडियो में और यहाँ मैनेजमेंट बैठ के आप लोगों के लिए काम करता है। तो जो भी समस्या आएगी उसका सोल्यूशन आपको इस नंबर पे मिलेगा। ये मेरा नंबर है और नाम आपको सबको पता है प्यारे बच्चों, अरुण कुमार, क्लियर। चलो जी, हाँ, तो टेंशन नहीं लेना है जिसका एक्टिवेट नहीं हुआ। सारी वीडियो आप बाद में भी सुन सकते हैं, लंबे समय तक ये वीडियो आपके पास रहेगी, ठीक है। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम इनको याद कैसे करेंगे। सर आपने तो बहुत सारे स्वर बताए ये, अब ये देखो जब हम कह रहे हैं हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ई जो वर्ण है इसका हम उच्चारण करें ई, तो अगर हम शीशे के सामने खड़े हैं ना, या हम खुद फील भी कर सकते हैं, जब हम ई का उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ जिससे हम नमक चखते हैं, जो आगे वाला हिस्सा जीभ का है वो वाला टच करता है। और ऐसे ही फिर हम करेंगे ई, इसको थोड़ा लंबा खींच देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम प्रयोग करें री में भी देखो जीभ कहाँ लग रही है, तालू में। री आगे वाला भाग फंक्शन कर रहा है, बीच वाला पीछे वाला जीभ का कुछ नहीं एक्टिव हो रहा है। इसके बाद में ये जो बना है ना प्यारे बच्चों, ये ए और ई को मिला के बना है, और ये जो बना है प्यारे बच्चों ए और ए को मिला के बना है। और जब इसमें ई है और इसमें प्यारे बच्चों ये है, तो ई और ई से बनने वाले जो वर्ण हैं उन सब का उच्चारण कहाँ से होगा? जीभ के आगे वाले भाग से। जैसे ऊ और ऊ से बनने वाले सारे क्या थे? वर्ताकार। ऐसे ई, इस ई से ये ई कैसे बना है? 2 छोटे ई को मिला के बना है। और ये कैसे बना है प्यारे बच्चों? ए और ई को मिला के। और ये ए और ई को इससे पहले आपको बता चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ ई और ई से बनने वाले ये तमाम वर्ण प्यारे बच्चों, जहां से ई का उच्चारण होगा, ई का उच्चारण करने के दौरान जो क्रियाएं होगी वही क्रियाएं बड़े वाले ई, ऐ और ऐ का उच्चारण करने से होगी। तो ई और ई से बनने वाले सारे के सारे क्या कहलाए? अग्र स्वर। और मध्य स्वर में क्या आया? ए उच्चारण कर रहे हैं तो बीच में से जीभ उठ रही है, आगे वाला हिस्सा अपनी जगह है, तो इसीलिए वो क्या कहलाया? मध्य स्वर कहलाया। और पच का मतलब होता है प्यारे बच्चों बाद का, पच का मतलब होता है पीछे का। और पीछे वाले हिस्से में प्यारे बच्चों ये जो आप वर्ताकार में पढ़े थे ना, ये क्या पढ़े थे?
अभी ओठ की आकृति के आधार पे क्या पढ़े थे, ये वर्ताकार, यानी कि वर्ताकार स्वर के चारों, और इसी के साथ प्यारे बच्चों एक आ को हम जोड़ दे तो ये क्या कहलाते हैं, पद स्वर। अब वहां पे जो वो ओष्ठ की आकृति के आधार पे, होठ के आधार पे पढ़ रहे थे, ये वर्ताकार थे, और वर्ताकार के साथ आ मिला देंगे तो ये जीभ के आधार पे क्या बन जाएंगे, पद स्वर बन जाएंगे। जीभ के आधार पे क्या बनेंगे, पद स्वर। अब इनको आपको याद रखना है, इनको आप कंटिन्यू इन्हीं चीजों को इसी तरीके से आपको पढ़ना है। चलो जी, चौथा भेद, मुख की आकृति के आधार पर स्वर के भेद, और ये होते हैं 4 प्रकार के। ये क्वेश्चन है अपने आप में। मुख की आकृति के आधार पे स्वर के भेद कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, एक तो है समवर्त, समवर्त स्वर। दूसरे हैं विव्रत स्वर। तीसरे हैं अर्ध समवर्त, और चौथे हैं अर्ध विव्रत स्वर। अब समवर्त का अर्थ होता है कम खुलना। समवर्त का अर्थ क्या होता है, कम खुलना। विव्रत का अर्थ होता है अधिक खुलना। और खुलेगा क्या, मुख अर्थात मुंह, यानी कि मुंह के आधार पे, मुख की आकृति के आधार पे जो हम 11 स्वर पढ़ते हैं उनको 4 अलग अलग कंडीशन में रख दिया गया। एक तो जिनमें मुख कम खुले वो कहलाया संवर्त, और जिनमें उच्चारण करने के दौरान मुंह ज्यादा खुले वो कहलाया विव्रत, जिसमें आधा मुंह खुले वो कहलाया अर्ध संवर्त, यानी कि कम खुले, अर्ध मतलब आधा खुले। अर्ध विव्रत जिसमें आधे कम, विव्रत यानी कि मुंह खुले ज्यादा है तो वो क्या कहलाया, अर्ध विव्रत। तो विव्रत का मतलब क्या हुआ, अधिक खुलना। अब पूरा ना खुल के अगर आधा खुल रहा है तो वो अर्ध विव्रत कहलाएगा। कम खुलना, और कम में से भी प्यारे बच्चों और कम खुले तो वो क्या कहलाए, अर्ध विव्रत। अब वे कौन कौन से वर्ण हैं जिसका प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप उच्चारण करोगे बेटे आ का, तो स्वाभाविक बात है आ बड़ा वर्ण है, और आ का उच्चारण जैसे करोगे आप ज्यादा मुंह खुलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसका उच्चारण कर लिया, एक ए का उच्चारण किया आपने, इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर ई का उच्चारण किया, इसके साथ साथ आपने छोटे वाले ऊ और बड़े वाले ऊ का उच्चारण किया, इसके साथ आपने री का उच्चारण किया, तो इन सब में क्या होगा, आपका मुंह कम खुलेगा। ई उच्चारण करके देखो, ए का उच्चारण कर रहे हो तो मुंह कम खुलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इनका जो उच्चारण कर रहे हैं तो इनमें मुंह क्या होता है, हमारा कम खुलता है। ऐसे ही ध्यान रखना है कि इसमें भाषा वैज्ञानिक सहमत नहीं है। भाषा वैज्ञानिकों का मानना यह है कि जो ये ए होता है और जो ये प्यारे बच्चों छोटे वाला ए होता है और ये जो हमारा औ होता है, ये कहलाता है अर्ध स्वर। इस वाले वर्ण पर भाषा वैज्ञानिक और व्याकरण शास्त्रियों क्या कहलाते हैं, अर्ध विव्रत। ये किससे बनता है, ये ए और ए से मिलके बनता है। ये किससे बनता है, ये ए और औ से मिलके बनता है। अब आपकी समझ में ये आनी चाहिए बात कि जब इसमें से पहले ही एक बड़ा वर्ण है
और जब इसमें से पहले एक बड़ा उसके साथ एक और जुड़ेगा तो स्वाभाविक बात है जो मुख की आकृति बनेगी वो सबसे ज्यादा यहीं खुलेगी। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये जो ए ई उ री और ये वाला जो री है इनको हम संवर्त के अंदर मानते हैं, और अकेला आ वर्ण जो है वो प्यारे बच्चों अधिक है। और जब ये अधिक होगा तो इससे जो बड़े वर्ण है वो हमारे कौन कौन से है, आई है और औ है, तो इनमें सबसे ज्यादा मुंह खुलेगा। और ये चूंकि इसमें ए और आ में छोटा है इसीलिए ये संवर्त कहलाएगा, और वो भी अर्ध संवर्त में। ये भी छोटा किस में है, इसका छोटा रूप है, ये भी अर्ध संवर्त है। और ये किसका छोटा रूप है, इस वाले का छोटा रूप है, ये इसमें। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि भाषा वैज्ञानिक के अनुसार, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है इस तरह का, भाषा वैज्ञानिक के अनुसार ए को माना गया संवर्त, लेकिन व्याकरण शास्त्री ये कहते हैं कि ये जो ए है ये कहलाता है अर्ध संवर्त। ठीक है, इसीलिए व्याकरण शास्त्रियों के अनुसार ये जो चार वर्ण हैं आपको ये ध्यान रखना है। बड़े वाला ई भी है, हाँ ये रह गया, इसमें यहीं पे लिख लेते हैं, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा री, और एक ये री। ये जो वर्ण हमारे हैं ये क्या कहलाते हैं, संवर्त। अकेला आ क्या कहलाएगा, हमारा विवृत। और ये तीन वर्ण जो है प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएंगे, हमारे अर्ध संवर्त। और ये अर्ध विवृत कौन से होंगे, ये दो वर्ण होंगे। तो इसके अंदर कितने वर्ण आए, दो वर्ण आए। ठीक है, इसके अंदर कितने वर्ण आए प्यारे बच्चों, तीन वर्ण आए। और इसके अंदर कितने वर्ण आए, एक वर्ण आया। तो यहाँ क्या है, 3 2 5 1 6, टोटल होते कितने हैं। अब ये देखो प्यारे बच्चों, यहाँ छोटा ई हमने ले लिया, यहाँ पे ए आ गया, ए के साथ आ भी आ गया, इसके बाद ई, फिर बड़ा ई, फिर यहाँ पे हम किसे लेते हैं प्यारे, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और 5 ये हो गए। तो टोटल कितने वर्ण हो गए हमारे, ये 11, क्योंकि 6 और 5 कितने होते हैं, 11। 3 2 5 1 6 और 5 वर्ण ऊपर के। अब ये लॉजिक बनता है, बस ये ध्यान रखना है। अगर वो कह रहा है कि व्याकरण शास्त्रियों के अनुसार बताइए ए क्या है, तो आप कहोगे प्यारे बच्चों अर्ध संवर्त। अगर वो कह रहा है भाषा वैज्ञानिक के अनुसार बताइए ए क्या है, तो आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों, संवर्त। अदरवाइज बाकी 5 वर्ण हम काउंट कर रहे हैं किसके अंदर, यहाँ पे। ठीक है, एक हम अकेला आ किसके अंदर काउंट कर रहे हैं, विवृत के। 3 किसके अंदर काउंट कर रहे हैं, अर्ध संवृत के। और अर्ध विवृत के अंदर हम 2 काउंट करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से मुख आकृति के आधार पर प्यारे बच्चों जो विवृत स्वर है वो कितने होते हैं। ऑप्शन 1 2 3 या 4, राइट आंसर है 1। तो इसी वजह से यहाँ लिखा है 1 वर्ण। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यूपीएसआई में जो पिछला 2016 वाली जो भर्ती थी उसमें 3 अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसके बाद अर्ध सुवर्त की कुल संख्या कितनी होती है, अर्ध संवर्त की कुल संख्या 3 होती है। कौन से वर्ण होते हैं, ए आई और औ। फिर पूछेगा अर्ध विवृत की कुल संख्या कितनी होती है, 2 वर्ण होंगे। कौन से, बड़ा आई और बड़ा औ। ये 2 वर्ण क्या कहलाते हैं हमारे ये। और टोटल कितने होते हैं ये प्यारे बच्चों, 11। क्लियर। और जब इसमें आए कि संवर्त के वर्ण बताइए कितने होते हैं, तो 6 ऑप्शन में 6 भी हो, राइट आंसर 5 ही रहेगा। बस आपको ए कब मानना है इसमें, जब भाषा वैज्ञानिक के अनुसार पूछे। क्लियर। तो ये 4 क्या थे हमारे स्वर के भेद थे। एक था मात्रा के आधार पे, उच्चारण के आधार पे। दूसरा था प्यारे बच्चों होठ की आकृति के आधार पे। ठीक है। तीसरा था हमारा जीभ की आकृति के आधार पे। और चौथा है हमारा मुख या मुंह। वो जरूरी नहीं है मुख ही दे, वो मुंह भी दे सकता है। मुख या मुख की आकृति के आधार पर ये हमारे हो गए हैं स्वर के भेद कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन के भेद। बेसिक चीजें हमें चर्चा कर चुके हैं। व्यंजन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के मूल 3 ही भेद होते हैं, टोटल होते हैं 5। प्यारे बच्चों वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है कि जो ऑप्शन दिया है उसी के आधार पे हमें बताना है। तो यहाँ एक जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों हमारे पास वो है स्पर्श व्यंजन। और इन स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन। क्या होता है, वर्गीय व्यंजन। क्योंकि इनको 5 वर्गों में बांटा गया है इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन।
कै से लेकर मैं तक 25 वर्ण इसके अंदर आते हैं। क्लियर? लेकिन कई बार प्यारे बच्चों ऑप्शन में 25 होता ही नहीं है, ऑप्शन में 27 होता है, 33 होता है, 44 होता है, तो राइट आंसर फिर वहां 27 होगा। क्यों? क्योंकि दो जो हम मानते हैं प्यारे बच्चों, वो जो उत्क्षेपित व्यंजन है वो इसी के अंदर काउंट कर लेते हैं। दो व्यंजन क्या होते हैं? उत्क्षेपित। तो ये क्या हो जाते हैं अपने आप में, जब इसमें दो और जोड़ लेंगे तो इनकी संख्या क्या हो गई? 27। क्वेश्चन पूछ रहा है स्पर्श व्यंजन बताओ कितने। तो अगर 25 ऑप्शन में है तो राइट आंसर 25 ही होगा। लेकिन जब जब 25 ऑप्शन में नहीं होगा तब राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? 27 कहलाएगा। राइट आंसर क्या कहलाएगा? 27। मान के चलो आपको ऑप्शन दे देता है 33, दूसरा दे देता है ये, इसके बाद दे देता है 44 और इसके बाद दे देता है 11। अब आपसे पूछ रहा है स्पर्श व्यंजन बताइए कितने हैं। और सब ने रटे हैं, रट्टा मारा हुआ है कि 25 होते हैं। 25 ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि उसको तो पूछना है कि दो ये जो उत्क्षेपित व्यंजन बनते हैं कौन से दो है प्यारे बच्चों? ये वाले दो, इन दो को जिनके नीचे बिंदी लगी है। अरे ये टे वर्ग से तो निकले हैं, और जब वो स्पर्श व्यंजन से निकले तो काउंट भी उसी के अंदर होंगे। तो जब हम व्यंजन के 5 भेद मानते हैं तो 5वां भेद यही है उत्क्षेपित। लेकिन जब हम 5 भेद नहीं मानते, 3 मानते हैं, तो जब 3 भेद मानते हैं तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? स्पर्श व्यंजन के। और स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जब दोनों हो तो राइट आंसर। मान के चलो अब आप ऑप्शन में यहां पर ये दे दिया, अब उसने 25 भी दे दिया और 27 भी दे दिया, इसका मतलब ये है वो 25 ही मान रहा है। 27 कब होगा? 27 तब होगा जब वो उत्क्षेपित को काउंट करेगा। हाँ, जब 25 ऑप्शन दिया है तो राइट आंसर 25 ही होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो इस व्यंजन के कुल 5 भेद मानता है। तो वो वही से कॉन्सेप्ट और लॉजिक को पूछना चाहता है कि वो आपको पता है कि नहीं पता है। क्योंकि जब रॉन्ग क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे तो बोलेंगे तो 25 तो ऑप्शन में था ही नहीं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि ये दो उत्क्षेपित व्यंजन कहां से निकल के आए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसी के आधार पर वो कौन सी कंडीशन देता है और कैसे देता है। ठीक है, चलो जी। यहां पे क्या पढ़ेंगे अभी? स्पर्श व्यंजन। क्लियर? एक होता है कै वर्ग, और इसके अंदर क्या क्या आते हैं? हाँ, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज बतानी है। कै वर्ग के अंदर कै, खे, गे, घे और ये गे आता है। इसके बाद दूसरा होता है चै वर्ग। इसके अंदर चे, छे, जे, झे और ये आता है। इसके बाद तीसरा होता है टे वर्ग। टे, ठे, टे, ठे, डे, ढे, ये वाला ने। इसके बाद ते वर्ग। ते, थे, दे, धे और ने। इसके बाद पांचवा होता है पे वर्ग। पे, फे,
बै, भैं और मैं। अब क्वेश्चन देखो क्या क्या बने। एक तो ये सारे के सारे आधे होते हैं, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जब हम प्यारे बच्चों इनको आधा व्यंजन या शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन बोलते हैं। दूसरा, स्पर्श इसलिए कहते हैं कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो फेफड़े वायु छोड़ते हैं वो वायु जीभ का स्पर्श करके बाहर निकलती है। अगर जीभ पे फोड़ा है, फुंसी है, तो स्वाभाविक बात है हम तुतला के बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे वो वायु लगेगी ना तो दर्द होगा, दर्द की वजह से हम नॉर्मल उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो स्पर्श तो इसलिए कहा गया। दूसरा, इसी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय क्यों कहा गया? क्योंकि ये 5 वर्गों में बांटे गए हैं। ठीक है, तो वर्गीय का मतलब क्या हुआ? 5 वर्गों में बांटने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? वर्गीय व्यंजन। अब ये 5 गुणा 5, टोटल इनकी जो संख्या हुई वो कितनी हो गई? 25। क्योंकि 5 वर्ग है और प्रत्येक एक वर्ग में 5 वर्ण है, तो 5 पंजे 25, टोटल 25 हुई। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, पहला कौन सा होता है वर्ण? पहला होता है प्यारे बच्चों कै। अंतिम वर्ण कौन सा होता है? अंतिम होता है मैं। इसी वजह से संस्कृत में इसके लिए एक सूत्र आया है और वो बोला गया है कादयो अवसान स्पर्शा। कादयो अवसान स्पर्शा। इसका मतलब ये हुआ कि कै आदि जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और कै आदि में कौन से आएंगे? कै, ख्या, गया, 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 ये सारे के सारे आएंगे। क्योंकि कई बार यही पूछ लेते हैं जिसको डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि संस्कृत की तो टोटल वर्णमाला हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि कादियो अवसान है, कै आदि जो वर्ण है, अवसान मतलब अंत तक। अंत कौन सा हुआ? मैं। तो ये सारे कैसे लेकर मैं तक स्पर्श कहलाते हैं। वहां से निकल के आए, ये क्वेश्चन बने। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बना कि इसमें से जो ये 2 वर्ण हैं प्यारे बच्चों हमारे, कौन कौन से? एक तो ये डै और दूसरा ये वाला ढै। अगर इनके नीचे हम बिंदी ले लेते हैं तो इनको कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? ये 2 होते हैं। इनको कहते हैं प्यारे बच्चों हम उत्क्षेपित व्यंजन। क्या बोलेंगे? उत्क्षेपित व्यंजन। उत्क्षेपित का अर्थ क्या होता है? फेंकना। उत्क्षेपित का दूसरा अर्थ क्या होता है? उछलना। जब हम इनको उच्चारण करते हैं ना तो हम झटके के साथ उच्चारण करते हैं, इसीलिए इसको फेंकना या उछलना कहते हैं। क्योंकि फेंकना उछलना क्या होगा? झटके के साथ होगा। तो इनका प्रयोग हमेशा किसी भी शब्द के बीच या अंत में किया जाता है। किसी भी शब्द के बीच या अंत में किया जाता है। क्लियर? ये हुआ हमारा एक पॉइंट। क्लियर? व्यंजन क्यों कह रहा है? क्योंकि टै वर्ग में आए, वर्गीय व्यंजन के अंदर आते हैं, स्पर्श के अंदर आते हैं। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि जो ये 2 वर्ण हैं, किसी भी नोट करके चीजों को लिखना है। ये यहां से कम 19 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आ जाएंगे आपके पास। किसी भी शब्द के आरंभ में अर्थात पहले वर्ण के रूप में उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। क्या कहा है? किसी भी शब्द के आरंभ में अर्थात पहले वर्ण के रूप में उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा।
ठीक है, अगर ये समझ लिए हैं कि ये दो क्या कहलाते हैं, उत्क्षेपित व्यंजन, इसका अर्थ फेंकना होता है, उछलना होता है, किसी भी शब्द के बीच या अंत में इनका प्रयोग होता है। क्लियर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। अब यहां दोनों चीजें मैं समझा देता हूं। एक शब्द ले लिया प्यारे बच्चों मैंने डेयरी, और एक शब्द ले लिया मैंने ढक्कन, और एक और शब्द ले लिया मैंने ढेर। आपको ये ध्यान रखना है ये तीनों के तीनों वर्तनीय गलत है, तीनों के तीनों शब्द गलत है। यहां पे हाँ राम बहुत दिनों के बाद आए हैं भाई। इसके बाद ढक्कन, ढेर और डेयरी, ये तीनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां आपने नोट में क्या लिखा है, किसी भी शब्द के आरंभ में अर्थात पहले वर्ण के रूप में उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। अब यहां देखो क्या है, ये डे है, ये है प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग नहीं होगा। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां जो आपने लगा दिया, किताबों में तो ये लिखा हुआ है पहले वर्ण के रूप में जो आपने इनका प्रयोग किया, तो ये अपने आप में गलत वर्तनी कहलाई, अशुद्ध शब्द कहलाया। तो एक तो आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है कि दुनिया के किसी भी शब्द में प्रयोग नहीं होगा। कहते हैं ना ढेर सारी शुभकामनाएं, वो ढेर गलत है। फिर प्रयोग कहां होगा? प्रयोग होगा यहां पे, जैसे सड़क है, जैसे शब्द आ गया लड़का, प्यारे बच्चों शब्द आ गया डंडा। क्लियर। जैसे शब्द आया मेंढक, शब्द आ गया पढ़ना, शब्द आ गया झड़ना, शब्द आ गया प्यारे बच्चों चढ़ना, और शब्द आ गया गढ़। एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें हम इसका प्रयोग करेंगे। बीच बीच में बहुत सारे शब्द आते रहेंगे। जैसे आपने साड़ी का प्रयोग करना है, ठीक है, तो साड़ी में क्या करोगे? लड़की का आपने प्रयोग करना है, तो लड़की में कहाँ करोगे? बीच में प्रयोग करोगे। अब इनमें सब में क्या आया है? ये बीच में आया है, तो इसीलिए यहां बिंदी लगेगी। बिना बिंदी के आप प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कंडीशन क्या पढ़ी कि उत्क्षेपित का प्रयोग किसी भी शब्द के या तो बीच में या फिर लास्ट में करेंगे। यहां कहां आया है? बीच में। यहां कहां आया है? लास्ट में। अब यहां डंडे में यहां क्यों नहीं आ गया? आप खंड में प्रयोग करते हो प्यारे बच्चों, ये जो हम प्रयोग करते हैं यहां प्रयोग क्यों किया आपने? इसका खंड प्रयोग करते हो ना आप, तो वहां जो अब लास्ट में लगा रहे हो, आप क्यों लगा रहे हो वहां पे लास्ट में? क्योंकि रूल है, नियम है कि जब भी हम उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग करेंगे, यह तो शब्द के बीच में पहले वर्ण के रूप में कभी नहीं करेंगे, या फिर अंतिम वर्ण के रूप में करेंगे। तो यहां ये बीच में आया था, और यहां क्या आया है प्यारे बच्चों? अंत में। यहां का भी प्रयोग नहीं कर सकते, शुरू में नहीं कर सकते आप, इस चीज को समझो। दूसरा क्या है? मेंढक। मेंढक में जो ये डे लिया वो तो वहां डे था। यहाँ पे पढ़ना में जो आपने लिया ये है। झड़ना में यहाँ पे डे बीच में है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में, गढ़ में यहाँ लास्ट में है, ये साड़ी में यहाँ लास्ट में है, ये लड़की में यहाँ बीच में है। इसीलिए सारी की सारी वर्तनी सही है, और सारे के सारे प्यारे बच्चों वो शब्द भी सही है, क्योंकि शुद्ध शब्द को ही हम वर्तनी बोलते हैं। क्लियर। तो एक तो क्वेश्चन बना ये कि ये जो दो वर्ण हमारे पास हैं, इनसे उत्क्षेपित व्यंजन बनते हैं। इनसे क्या बनते हैं? उत्क्षेपित व्यंजन। और जब ये टे वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन है, तो फिर प्यारे बच्चों जब हम उत्क्षेपित व्यंजन को स्पर्श व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, इनकी संख्या हो जाएगी 27 अर्थात 27। और जब ऑप्शन में 25 नहीं होगा तो स्पर्श व्यंजन का राइट आंसर 27 होगा, क्योंकि इन दो को भी आपको इन 25 में ही जोड़ना पड़ेगा। तो इन दो को जोड़ने से इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 27 हो जाएगी। जब ऑप्शन में 25 नहीं होगा तब 27 होगा राइट आंसर। और जब ऑप्शन में 25 भी होगा तो राइट आंसर 25 ही होगा, क्योंकि फिर इसका मतलब ये है कि वो इसको व्यंजन का एक अलग भेद मान रहा है, और वो भेद है 5वां। क्लियर। चलो जी, अब दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बना? दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही हो रहे हैं साथ के साथ सारे के सारे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बना कि ये जो 5 वर्ण है, ये वाले, ये 5 वर्ण क्या कहलाते हैं?
अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अनुनासिक वर्ण। और इन्हीं अनुनासिक वर्णों का नाम होता है पंचम अक्षर, और इसी का नाम होता है पंचम वर्ण। और इन्हीं का ही एक और नाम होता है अनुस्वार। अनुस्वार वर्ण, यानी कि अनुस्वार इन्हीं के स्थान पे होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5। अब 5 इनकी संख्या, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है ये क्या कहलाते हैं? प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? ये प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण कहलाता है। और ध्यान ये रखना है, एक और नाम इनका होता है प्यारे बच्चों, ये कहलाते हैं नासिक्य वर्ण। ये क्या कहलाते हैं? नासिक्य वर्ण, यानी कि इसमें आप नाक का प्रयोग करते हो। नासिका वर्ण भी कहलाते हैं और नासिक्य भी कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा नासिक्य वर्ण कितने होते हैं? राइट आंसर 5। नासिका से उच्चारण होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का अंतिम, गे, ये, ने, न और मैं। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार उच्चारण स्थान जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो ये जो सूत्र बना हमारा, वो सूत्र है प्यारे बच्चों ये यण नण नम नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण। अब आप कहोगे सर संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हिंदी स्पेशल बैच लिए हो। अरे हिंदी स्पेशल में दुनिया में टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है वो सारे क्वेश्चन बताने। अब आपसे पूछेगा 4 अलग अलग सूत्र देके कि इसमें नासिका से संबंधित सूत्र बताओ कौन सा है, या नाक से उच्चारण होने वाले वर्णों का सूत्र बताओ कौन सा है, या निम्नलिखित में से पंचम वर्ण का सूत्र बताओ कौन सा है, या अनुनासिक वर्णों का सूत्र बताओ कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने क्या किया? पहले ये लिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये क्या कहलाए? नासिक्य। नासिका को ही प्यारे बच्चों नासिक्य बोलते हैं। नासिका और नासिक्य एक ही बात है। और नाक कहते हैं प्यारे बच्चों हम इसे। क्लियर? जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहे हैं। तो यानी कि ये जो 5 वर्ण हैं इनका प्रयोग करते समय हम नाक का सहारा लेते हैं, हम नाक का इन्वोल्व करते हैं उच्चारण के दौरान, और नाक से आती है एयर निकल के मुंह के साथ साथ। क्लियर? इसीलिए मुख और नाक जो दोनों से उच्चारण करते हैं उसी को कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अगर आपसे कोई पूछे पंचम अक्षर कौन से होते हैं, यही है पंचम अक्षर। 5वां क्यों है ये? भाई ये पहला हो गया आपका। अगर आपने ये चीजें समझ ली है तो इसको मैं हटा देता हूं। क्लियर? ये लो। अगर आपको ये ध्यान रखना है, ये कहलाता है हमारा पहला वर्ण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये क्या कहलाया? 5वां। और जब ये 5वें नंबर पे आया है, इसी वजह से प्यारे बच्चों इसको पंचम अक्षर, पंचम वर्ण कहलाया। और चूंकि इनके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है इसलिए ये अनुस्वार वर्ण कहलाए। और ये प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण है, इसलिए प्यारे बच्चों ये अंतिम वर्ण कहलाए। इनका उच्चारण करने के दौरान हम नाक का प्रयोग करते हैं, इसीलिए नासिका वर्ण कहलाए। अब यहाँ पे आ जाओ। ये अगर चीजें समझ में आ गई है तो यहां आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन की वैरायटी के आधार पे चीजों को लेके आगे बढ़ना है। पढ़े तो पता नहीं कितनी बार हो, लेकिन अब की बार जो पढ़ोगे ना तो जीवन में दोबारा से रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। यहां ये 2 शब्दों से मिलके बना है। इसमें एक शब्द है अनु और दूसरा प्यारे बच्चों इसमें शब्द क्या है? नासिक। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। और नासिका का अर्थ होता है नाक, और नाक के पीछे है हमारा मुख,
और जो मुख और नाक दोनों से उच्चारण जिसका किया जाए उसको बोलते हैं मुख अनुनासिक। क्लियर? यानी कि ये 5 वर्ण है। अनुनासिक क्यों कहा गया ऐसे? क्योंकि इसमें मुख और नाक का प्रयोग करते हैं। कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है, मुख और नाक से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? तो वहां ऑप्शन होगा अनुनासिक वर्ण। क्या कहलाएगा? अनुनासिक। तो मुख और नाक दोनों से उच्चारित करने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। बाकी ये सारे मुख से उच्चारित होते हैं, इनमें किसी में भी नाक का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये जो 5वां है, 5वें नंबर पे जो आए हैं 5 वर्ण, इनमें मुख और नाक दोनों का सहारा लेना पड़ता है, तब ये उच्चारण हो पाता है। इसीलिए ये क्या कहलाए प्यारे बच्चों? ये हमारा नाक है और नाक के पीछे ये हमारा मुख है, इसलिए मुख और नाक दोनों से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाए? अनुनासिक। अब इनको अनुस्वार क्यों कहा गया? अब वो सुनो, क्योंकि क्वेश्चन वो भी आता है। इनको क्या कह रहे हैं हम? अनुस्वार वर्ण कह रहे हैं। अनुस्वार एक चिन्ह है जो आप कल पढ़ चुके हो, और अनुस्वार जो चिन्ह है वो इसको बोलते हैं बेटे। ये जो लाइन है इसके ऊपर जो बिंदी होती है ये अनुस्वार कहलाता है। अब ये क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने शब्द ले लिया मंगल। अब इस मंगल में जो ये बिंदी आई है ना, ये अनुस्वार कहलाती है। और ये जो आई है प्यारे बच्चों, ये इसके स्थान पे आई है। क्लियर? हमने शब्द प्रयोग कर रहे हैं बार बार व्यंजन। व्यंजन में जो ये बिंदी आई है वो इस वाले वर्ण के स्थान पे आई है। यहां प्यारे बच्चों जो कभी हमने खंड शब्द प्रयोग किया, तो यहां जो ये खंड में जो बिंदी आई है वो इस वाले न के स्थान पे आई है। हमने जो संजय शब्द प्रयोग कर रहे हैं, संजय में जो बिंदी आई है वो न के स्थान पे आई है। हम संविधान में जो ऊपर जो बिंदी है जिसको हम अनुस्वार चिन्ह कहते हैं, ये जो आई है प्यारे बच्चों इस मैं के स्थान पे आई है। और ये है सारे आधे। ये क्या है? आधे। यानी कि यहाँ आधे मैं के स्थान पर अनुस्वार, आधे न के स्थान पर अनुस्वार, आधे न के स्थान पे अनुस्वार, आधे य के स्थान पे अनुस्वार और आधे ग के स्थान पे अनुस्वार प्रयोग करते हैं। इस वजह से ये अनुस्वार वर्ण भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके स्थान पर अनुस्वार और अनुस्वार के स्थान पर ये वर्ण हो जाते हैं। इसी वजह से क्या कहलाते हैं? अब देखो, आपने पतंजलि शब्द को लिखते हो ना, आप पतंजलि को ऐसे भी लिखते हो, लेकिन जब कहीं ऐसे नहीं लिखा होता तो फिर प्यारे बच्चों आप कैसे लिखते हो पतंजलि को? ऐसे। ऐसे ही आप खंड को भी लिख रहे हो। अभी मैंने कैसे लिखा था खंड को? ऐसे। अगर ऐसे नहीं लिखते तो फिर क्या लिखते हो आप? ऐसे लिखते हो। ऐसे ही आप पंडित को लिखते हो। पंडित को एक बार तो आप ऐसे लिख लेते हो, फिर मन करता है फिर आप ऐसे लिख लेते हो। ऐसा क्यों लिखते हो? अब पंडित में देखो यहाँ बीच में आ गया ना ये वर्ण, इसीलिए यहाँ पंडित में बिंदी लगेगी। यहाँ पे खंड में लास्ट में आया है ना, यहाँ पे इस खंड में भी लास्ट में आया, इसलिए बिंदी लगेगी। ये तो उत्क्षेपित वाली बिंदी है। ये जो ऊपर है इसको अनुस्वार कहते हैं। ये किसके स्थान पे आई? प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो हमने प्रयोग किया ना, ये जो न है इसके स्थान पे बिंदी आई। ये जो बिंदी आई वो इस वाले य के स्थान पे आई, जो ये य वाला वर्ण है। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो बिंदी आई जिसको आप अनुस्वार बोल रहे हो, इस वाले वर्ण के स्थान पर आई। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर अनुस्वार वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इन 5 वर्णों के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह हो जाता है, या ये कहेंगे कि इसके स्थान पर ये वाले वर्ण प्यारे बच्चों आते हैं, इन्हीं का ही हम वहां पर उच्चारण भी करते हैं। क्लियर? तो ये थे आपके 7 क्वेश्चन अलग अलग। पहला क्वेश्चन संख्या कितनी थी? 25 या 27। दूसरा कौन से वर्ण होते हैं कैसे लेकर मैं तक। तीसरा क्वेश्चन क्या था? उत्क्षेपित व्यंजन। और चौथा क्वेश्चन क्या था? अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं और इनका आपस में परिवर्तन भी होता है। वो आपका लास्ट क्वेश्चन है अभी। अब देखो इनका आपस में परिवर्तन कैसे होगा, ये तो समझ में आई गए। अब मान के चलो मैं यहां एक शब्द ले लेता हूं। मैंने शब्द लिया
संजय। अब इस संजय को मैं तोड़ रहा हूं, ये न और जय। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, तो अर्थ नहीं है, ये कैसे होगा प्यारे बच्चों? इस रूप में होगा। मैं अब ये समझाना चाह रहा हूं, ये जो पांचों है ना, आवश्यकता पड़ने पर ये आपस में बदलते भी है। इनके स्थान पर अनुस्वार तो आता है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपस में बदलते भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा दीपक, बिल्कुल नहीं बचेगा बेटे, ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि अब ये बताओ, मेरा एक बैच कंप्लीट होता नहीं, दूसरे में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मेरे 3 बैच चल रहे हैं अभी, 8वां भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें डाउट सेशन चल रहे हैं। 9वें में टॉपिक के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन और डाउट सेशन चल रहे हैं, और 10वां बैच आप मौजूद हो। क्यों आए इतना सारा? क्योंकि बच्चों ने सबने हिंदी पढ़ी, उनको अब पता चला कि सही तरीके से जो कंप्लीट हिंदी है वो कैरियर विल ऐप पे पढ़ाई जा रही है। क्योंकि बच्चे लेते हैं किताबों का सहारा, बच्चे लेते हैं यूट्यूब का, और उसी को सब कुछ मान लेते हैं। और जब पेपर दे के आते हैं, 40 क्वेश्चन आए, 25 करके कूद रहे हैं, सिलेक्शन थोड़ा ही होगा, क्योंकि 25 तो वो भी करके आएंगे जिसने कभी हिंदी नहीं पढ़ी। लेकिन वहां सिलेक्शन उसका होगा जो 38 में से 35 करके आएगा, क्योंकि दीपक कांस्टेबल में 38 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। और जिस दिन आप 38 के 38 या 35 कर दोगे, उस दिन घर पे जाके मिठाई बांट देना, मैं दावा करता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जिसकी कैपेसिटी ये हो गई ना कि किसी भी पार्ट में या किसी भी सेक्शन में, किसी भी विषय में कोई 38 में से 35 क्वेश्चन करके आएगा, तो समझ लो उसके ब्रेन का आईक्यू लेवल जबरदस्त है। वो मैथ और रीजनिंग भी नहीं छोड़ेगा, वो जीएस भी नहीं छोड़ेगा। अब दुनिया तो करके आ रही है 27, 28, 30 क्वेश्चन, और आप आए 38 क्वेश्चन करके, तो सिलेक्शन आपका होगा कि 28 वाले का होगा? आप 10 क्वेश्चन पहले ही आगे हो उससे। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, राम कह रहा है कि अरुण सर से हिंदी पढ़ लो, ठीक है, सब जान जाओगे। मैं अब तक अपने पापा का नाम गलत लिख रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान बेटे, बुक जो है ना एक साधन है, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं। आप पेशेंस रखो। मेरी देखो खासियत क्या है, शायद आपको नहीं पता है। मैं जो पढ़ाता हूं ना वो पेपर में आता है। अच्छा तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, टीचर है तो उसको अच्छा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि टीचर की पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि जो टीचर को आता है ना वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए 100%। और तीसरी टीचर की शर्त ये है कि वो जो पढ़ाए वो उसमें से पेपर आए, दाएं बाएं ना आ जाए जी मैंने तो ऐसा बताया था। अगर हम यहाँ ये एग्जाम्पल दे रहे हैं तो एग्जाम्पल फिर इससे बाहर नहीं आने चाहिए। तो ये 3 काम टीचर के होते हैं, बाकी तो बच्चा खुद ही करता है, सारे एफर्ट खुद ही लगाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अतुल कह रहा है सर आप सीडीपी का बैच स्टार्ट करो, आपकी सीडीपी भी अच्छे से, बिल्कुल वो करेंगे बेटे, अक्टूबर में लेके आऊंगा बैच 100%। अक्टूबर में साइकोलॉजी का बैच लेके आऊंगा। देखो मैं वास्तव में टीचर साइकोलॉजी का ही हूँ, वो तो हिंदी तो आप लोगों ने मुझे बना दिया, ठीक है, हिंदी लंबा समय हो गया पढ़ाते हुए, और चूंकि जो मैं लेक्चरर हूँ वो मैं हिंदी का ही हूँ, इसलिए हिंदी पढ़ाने में मुझे मजा आता है, ठीक है। तो इसलिए कोचिंग में भी बच्चे फायदा लेते हैं उन सब चीजों से। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है बेटे कि यहाँ जो ये मैं है ना, इसका अर्थ हुआ सम मतलब समान, जय मतलब जीत, जिसकी समान रूप से जीत हुई वो संजय कहलाया। तो यहां इस मैं को किस में बदल दिया गया? इस वाले न में, और फिर न किस में बदल गया? इस वाले अनुस्वार में। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि इन वर्णों के स्थान पे अनुस्वार तो आता है, आपने सीख लिया, लेकिन ये आपस में बदलते भी है। जब इस न ने अपना काम नहीं किया तो इस न का काम किसने किया? मैंने किया, क्योंकि वहां उसका कोई अर्थ नहीं है। और जब तक दोनों शब्दों का अर्थ नहीं होगा तब तक उनसे कोई नया शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसलिए यहां सम का भी अर्थ है, जय का भी। समाज में पहले ये 2 शब्द थे, ये मैं कन्वर्ट हुआ नए में, और नए अनुस्वार में पहले कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी कंडीशन में जाके शब्द बना है। सार्थक शब्दों से ही सार्थक शब्द बनेगा। जब इसका अर्थ था ही नहीं, इससे तो वो बना ही नहीं सब। हम उच्चारण जरूर कर रहे हैं यहां नए का, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो ये कह रहा है हिमांशु की अलंकार अच्छे से करवा देना सर। अब जो पुराने बच्चे हैं वो तो जान चुके हैं मैं अलंकार कैसे पढ़ाता हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरा जो स्टार्टिंग का टॉपिक है ना, इसके बाद जितने टॉपिक आएंगे सारे इसके अच्छे ही रहें,
और जो सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे तो वो सबसे अच्छा होगा। मेरा कोई टॉपिक ऐसा नहीं है बेटे जो एवरेज हो। मैं कुछ टॉपिक अच्छे पढ़ाता हूँ 10-15 और बाकी में खराब पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं। आप मेरे से लिटरेचर पढ़ो, आप मेरे से काव्य शास्त्र पढ़ो, भाषा विज्ञान पढ़ो, या आप ग्रामर पढ़ो, ठीक है। मुझे एक लंबा समय हो चुका है, ठीक है, 12 साल की मेरी सर्विस हो चुकी है इन सब चीज़ों को ही पढ़ाते हुए। और उसके साथ साथ मैं कोचिंग सेंटरों में भी पढ़ा रहा था बीच बीच में, जब भी फ्री है। अभी फ्री है प्यारे बच्चों, अब वहाँ पे एज ए SCRT जो हम काम कर रहे हैं मेंबर की हैसियत से, हम पूरा दिन फ्री रहते हैं, पढ़ा रहे हैं। जब हम अपनी ड्यूटी पे जाएंगे तो आपको नजर नहीं आएंगे यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है। और हर 1.5-2 साल में परमात्मा ऐसा मौका दे देता है, हम एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में चले जाते हैं। हम भी यही चाहते हैं, आप पहले कांस्टेबल बनो, फिर सब इंस्पेक्टर बनो, और फिर आप PCS में भर्ती हो जाओ। हम भी यही चाहते हैं, पहले आपको एक सरकारी नौकरी पकड़ो, उसे छोड़ के फिर दूसरी में जाओ, फिर तीसरी में जाओ। क्योंकि जो आपने मेहनत की है ना सही तरीके से, वो आपको तब फलेगी जब 4800 पे ग्रेड में आप चले जाओगे। क्लियर? तो इसीलिए बिल्कुल कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, मजा आएगा आपको, ठीक है। बस आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस मतलब जब तक टीचर पढ़ा रहा है ध्यान से बातों को सुनो, सीक्वेंस बनाओ। ऐसे नहीं है बीच बीच में फुदक के पड़ गए पहले ही। बीच बीच में फुदकने से चीजें लिंक नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो जो आपके पास है वो रखो, काम आएगा कब? जब मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा, तब उसके साथ आपको जोड़ना है। तो यहां क्या हुआ प्यारे बच्चों, मैं नए में बदला और वो बदल गया अनुस्वार में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या है, आपस में बदल भी जाते हैं। जैसे शब्द आ गया हमारे पास परिमाण, तो यहां हमने इसको अलग कर लिया परि और मान के रूप में, इसका कोई अर्थ ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये शब्द इससे नहीं बना। फिर बना किससे? ये बना परि और मान से। अब ये वाला नय बदल गया नय में, ये आपस में बदलते भी हैं, ठीक है। रामायण शब्द कैसे बना है? रामायण शब्द बना है राम और अयन, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और जब मीनिंग नहीं है तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये बना राम और अयन न। ये वाला न जो है ना, इस वाले न में बदला तब जाके बना। इसका मीनिंग नहीं था, मीनिंग तो इसका था अयन का। इस अयन का अर्थ होता है दृष्टि, सोच, नेत्र, चक्षु, आंख। इस अयन का कोई अर्थ नहीं था। तो इस पहले कंडीशन ये थे, ये दो शब्द थे राम और अयन। तो राम की जो दृष्टि है उसी को तो रामायण कहते हैं, राम की जो आंख है, राम की जो चक्षु है उसी को तो रामायण कहते हैं। तो यहां ये वाला नय प्यारे बच्चों, ये वाला नय किस में बदल रहा है? इस वाले नय में। संजय में ये वाला मैं किस में बदला था? नय में। तो मैं बार बार यही बात बताना चाह रहा हूं कि ये सारे वर्ण आपस में बदलते भी है, एक दूसरे का काम करते हैं, और प्लस ये अनुस्वार में भी कन्वर्ट होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? तो ये आपका वो क्वेश्चन था जो प्यारे बच्चों यहां से पूछा जाता है। चलो दूसरा शब्द ले लेते हैं एक और, परिणाम। अब कैसे बना होगा ये शब्द? परि और नाम। ये आपने आज तक पढ़ा है कहीं, लिखा हो, सुना हो, देखा हो? और जो शब्द आज तक आपने पढ़ा, लिखा, सुना, देखा नहीं है तो समझ लो उसका कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि जिनके भी अर्थ होते हैं वो कभी न कभी आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है। तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बना किससे है? परि और नाम से। ये वाला न कन्वर्ट किस में हो गया? ये शब्द थे पहले, परि और नाम था, ये न बदल गया न में। फिर तीसरे कंडीशन में जाके शब्द बना परिणाम। अब कोई पूछने लगे इसका संधि विच्छेद बताओ, राइट संधि विच्छेद ये हुआ जिसका मीनिंग होता है। क्लियर? तो इसीलिए ये आपस में बदलते भी हैं प्यारे बच्चों, और इनके स्थान पर अनुस्वार भी हो जाता है। अब बताओ इसमें कौन सी कंडीशन है? एक शब्द है पुराण और एक शब्द है पुराण। तो पुराण कौन सा रहेगा? तत्सम की तद्भव? पुराण पुराना क्या रहेगा? तत्सम या तद्भव? कैसे हुआ पुराण से पुराण? पुराण से पुराण कैसे बना जी? हाँ भिजवा दो।
समझ में आ गया? चलो एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये वाला न में, या आप ये कहोगे इस न के स्थान पर क्या आया, यहाँ न, ये बताएगा हमें ये तत्सम है, और ये बताएगा न हमें ये तद्भव है। क्लियर? और ये कंडीशन बता चुके थे डेमो में आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन यहां से आते हैं वो आएंगे प्यारे बच्चों अल्प प्राण और महाप्राण के। कौन से क्वेश्चन आएंगे? अल्प प्राण और महाप्राण वाले क्वेश्चन आएंगे। पे फे बे में। क्लियर? ये 5 हुआ। अब एक क्वेश्चन है अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और प्राण का अर्थ होता है वायु। तो जहां थोड़ी वायु छोड़ी जाए वो क्या कहलाया? अल्प प्राण। आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है वो कहलाता है अल्प प्राण। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। अल्प प्राण होता है। ये हमारा एक पॉइंट हुआ। दूसरा, विषम संख्याओं में आने वाले वर्ण। विषम संख्या पर आने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। 3 कंडीशन हुई। जहां थोड़ी वायु निकले वो अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण। विषम संख्या कौन सी होती है? एक तो 3, एक 1 और एक क्या होती है? 5। क्यों? क्योंकि दूसरी और चौथी तो सम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला, तीसरा और 5वां प्रत्येक वर्ग का क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। तो एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, विषम संख्या 1, 3 और 5 क्या है? विषम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 के 5 वर्ण हैं अल्प प्राण, ये वाले 5 के 5 अल्प प्राण, और ये वाले भी 5 के 5 क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण की संख्या कितनी हुई? 5 गुणा 3 बराबर 15 वर्ण अल्प प्राण कहलाए स्पर्श व्यंजन में। क्योंकि ये वाले 5, ये 5 और ये 5, और चूंकि पहला, तीसरा, 5वां वर्ण होता है तो 5 गुणा 3 15, 15 क्या कहलाए? अल्प प्राण। ये थे हमारे 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आगे हाथ लगाओ, उच्चारण करके देखो। जिस वर्ण के उच्चारण में यहां कम एयर लगे, कम हवा लगे, वो अल्प प्राण, और जिसमें ज्यादा हवा लगे वो महाप्राण। आप उच्चारण करो कै में वायु लग रही है कम, अब खे में लग रही है ज्यादा, फिर इसके बाद गे में कम, गे में ज्यादा, फिर गे में कम। तो यहां हाथ लगा के भी आप उच्चारण कर सकते हो कि गे प्यारे बच्चों, और गे, इनमें वायु कम निकल रही है। इसके बाद में जय और ये वायु कम निकल रही है, और जब इनमें वायु कम निकल रही है तो ये अल्प प्राण कहलाए। एक और तरीका है हमारे पास प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अल्प प्राण से शुरू करोगे और अल्प प्राण पे ही समाप्त करोगे। यहां पहला क्या हुआ? अल्प प्राण, ये अल्प प्राण कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा? महाप्राण। फिर तीसरा क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। फिर चौथा क्या कहलाएगा? महाप्राण। एक अल्प प्राण, एक महाप्राण, फिर एक अल्प प्राण। अल्प प्राण से शुरू करो, अल्प प्राण पे समाप्त।
क्लियर। तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये 3, पहला, तीसरा और 5वां, ये कहलाए अल्पप्राण विषम संख्या। दूसरा और चौथा ये क्या है, सम संख्या। सम संख्या में आने वाले कहलाए महाप्राण। महा मतलब अधिक और प्राण मतलब वायु। तो जिसमें ज्यादा वायु निकलती हो, जिसमें ज्यादा वायु निकलती हो वो क्या कहलाएगा, महाप्राण। महाप्राण में इस महा का अर्थ होता है अधिक और प्राण का अर्थ होता है वायु। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। महाप्राण कहलाता है। दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। 1 पॉइंट। दूसरा, सम संख्या पर आने वाला वर्ण क्या कहलाएगा, महाप्राण। अब आप उच्चारण करके देखो। यहां पे प्यारे बच्चों हाथ रखो आगे, ये वाला उंगली नहीं खोलनी, हवा निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये वाला हिस्सा रखना है मुंह के आगे, ज्यादा नजदीक भी मत रखो, दूर भी मत रखो। यहां लगाएंगे तो हम उच्चारण करेंगे खे, देखो कितनी वायु निकल रही है। फिर घे, इसके बाद में छे, झे, टे, ठे, थे, धे, फे, भे। अब आप जब इनका उच्चारण कर रहे हो जो सम संख्या में आ रहे हैं, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, महाप्राण। वायु ज्यादा निकल रही है तो प्यारे बच्चों वो महाप्राण, और वायु कम निकल रही है तो महा मतलब अधिक होते हैं। महाभारत, इसमें भारत के बारे में सब कुछ बताया गया हो। तो महा मतलब अधिक, महा मतलब बहुत। जहां ज्यादा वायु हो, अधिक वायु हो, वो महाप्राण। प्राण मीन्स वायु। तो इसी वजह से इनके नाम महाप्राण अल्पप्राण रख दिए। तो ये क्या हो गए प्यारे बच्चों, ये 5 गुणा 2 बराबर 10 वर्ण स्पर्श व्यंजन में क्या कहलाए, महाप्राण। अब ये 5 कौन से, ये वाले 5, और ये कौन से, ये वाले 5। तो 5 गुणा 2, क्योंकि ये 2 है, एक तो ये और एक ये, और एक उसमें 5 हैं, तो ये 10 क्या कहलाए, महाप्राण। और ये 15 क्या कहलाए, अल्प प्राण। 10 और 15 कितने होते हैं, 25। और स्पर्श व्यंजन में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 25। आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी घोष, अघोष और सघोष जो वर्ण होते हैं प्यारे बच्चों, अघोष वर्ण अलग होते हैं, घोष और सघोष एक ही वर्ण होते हैं, वो पढ़ाएंगे कल। इस पे बनने वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये कहने को कह खे गए हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं बड़े लॉजिकली पूछे जाते हैं। तो इसीलिए कल फिर दोबारा से, कल तो संडे है, छुट्टी रहेगी, आप भी रेस्ट करो, मैं भी रेस्ट करूंगा। मंडे को दोबारा से हम घोष और अघोष के बारे में जानेंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, आज लेते हैं आप लोगों से अनुमति, समय हो गया है, मैं चला जाता हूं दूसरी क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी अपना रिवीजन करते रहना। मैं कुछ नोट्स डलवाऊंगा क्योंकि कल संडे है, आप लोग भी देखोगे। भरोसा करो कैरियर विल पे पढ़ाने वाला तमाम टीचर बेटे 1 नंबर की चीज है। जितने भी टीचर है ना, ये देश के छटे हुए टीचरों में से हैं। ठीक है, ये तमाम वे टीचर है जो दुनिया भर की सिलेक्शन लेके नौकरी छोड़ के प्यारे बच्चों कुछ बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इनके लिए नौकरी कुछ नहीं है। क्योंकि नौकरी में जाओगे प्यारे बच्चों 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमाओगे। और वैसे प्यारे बच्चों टीचर अपनी मेहनत से बहुत सारी बुकें भी मार्केट में उतारे हैं, तो मार्केट से जो बुक है उससे भी अर्निंग होती है, पढ़ा के भी अर्निंग होती है। तो नौकरी कुछ नहीं रह गई है आज की डेट में, क्योंकि जब आपके अंदर कैलिबर होगा, आपके अंदर स्किल्स होगा, आप भी नौकरी छोड़ के भागोगे, एक नौकरी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में। और जब पता चलेगा कि नौकरी में आप 30-40 साल की नौकरी करोगे तो इतना पैसा कमाओगे, यहाँ 4 साल में इतना कमा लोगे। तो कहने का मतलब वो स्किल कब आया है, इन सब जब ये अपने आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किए हैं, स्टूडेंट लाइफ में केवल और केवल पढ़ाई की है। लेकिन आप लोग तो यहाँ पार्टी बनाते भी हो, पार्टी बिगाड़ते भी हो, सरकार बनाते भी हो, सरकार गिराते। हमने किसी की सरकार नहीं की बनाई, ना हमने कभी किसी की सरकार गिराई, ना हमने कभी किसी सरकार को गाली दी। हमें पता था हम भारत में पैदा हुए हैं, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा।
बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को जितना रगड़ेंगे उतना चमकेंगे, और वो काम हुआ। हमने पहले अपने आप को 10 से 12 साल रगड़ा तमाम टीचरों ने, और उसके बाद में प्यारे बच्चों तमाम हमने रिजल्ट दिए बड़ी बड़ी भर्तियों में, और अब हम अपने थ्रू तमाम बच्चों के सिलेक्शन करा रहे हैं, और वो सिलेक्शन लाखों की संख्या में है, हजारों में नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब ये हर टीचर के प्यारे बच्चों जो बैच आ रहे हैं वो फोकट में नहीं आ रहे। हमें नोटिफिकेशन आएगा तभी बैच बनाएंगे ऐसा नहीं है, हम बच्चे की डिमांड पे बनाते हैं। फ्री होते नहीं, गला खराब हो जाता है पढ़ते हुए, हालत खराब हो जाती है पढ़ाते हुए, उसके बावजूद भी जो पढ़ने वाले बच्चे हमें वो चाहिए। हमें ये लफंडरगिरी वाले जो बच्चे हैं ना, दाएं बाएं जो इधर उधर करते रहते हैं, जिनके प्यारे बच्चों वास्तव में ना कोई चरित्र है और ना कोई इनका कोई व्यक्तित्व, हमें वास्तव में उन बच्चों को पढ़ाते हुए बड़ा दुख होता है। क्योंकि कुछ बच्चे आ जाते हैं कि फुदकते रहते हैं बार बार। जब आप भरोसा किए हो तो प्यारे बच्चों कम से कम 1.5 से 2 महीने उस टीचर पे भरोसा करो लास्ट तक, और उसके बाद में रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप झट गरम झट ठंडे मत हुआ करो। कोई भी चीज है, कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आ गई नेट की, आपका नेट खत्म हुआ, सर जी हमारी तो क्लास नहीं चल रही है, अब पसीने आ गए, सांस फूल गए, पता नहीं क्या दुनिया लुट गई। 4 दिन पहले पढ़ाई नहीं कर रहे थे, फ्री बैठे थे, तब तो आपको प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं थी। ठीक है, पूरे दिन में कम से कम 5 से 10 घंटे आप बर्बाद कर देते हो हाय हल्लो में, बातचीत करने में, बेफालतू के कामों में, तब तो समय आपका कीमती नहीं था। टीचर 5 मिनट लेट हो जाए तो इसका मतलब वो तेरीगा, ये तो क्लास लेट चल पड़ी, 5 मिनट बर्बाद हो गए हमारे। तो ऐसे तो आपने 5 महीने भी बर्बाद किए, 5 साल भी बर्बाद कर दोगे इस सोच के लिए। इसीलिए आप थोड़ा सा जो भी हम पढ़ाने के साथ साथ बताते हैं वो आपको अच्छे चरित्र का निर्माण हो, ढंग से व्यक्तित्व आपका बने, और वो व्यक्तित्व भी वहां आपके इंटरव्यू के थ्रू वो फेस करना होता है, आपको नौकरी दिलाता है। मैं ऐसे तमाम बच्चों को जानता हूं जो मेहनत करके पढ़े हैं, ले तो ली उन्होंने नौकरी, लेकिन वहां प्यारे बच्चों किसी न किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, आए दिन उसके कोई FIR हो रही है, कोई मेमो मिल रहा है, ठीक है, कहीं उसे नोटिस थमाया जा रहा है, ये सारी चीज। तो पहले तो आदमी बनना पड़ेगा ना, तब आएगा ना नौकरी का मजा। तो पहले आदमी बनो, और आदमी बनने का मतलब यहाँ ये है कि तमाम वो आचरण, तमाम वे चीजें हमारे साथ होनी चाहिए, तभी सरस्वती हमारे पे मेहरबान होगी। ठीक है, 18 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, 4 घंटे पढ़ो, प्लानिंग के थ्रू पढ़ो, सीक्वेंस में पढ़ो, और वो पढ़ो जो आपका सिलेबस है, तब सिलेक्शन होगा। ठीक है, 8 बजे पढ़ने बैठे थे और 12 बजे उठे तो पेज नंबर वही था जो 8 बजे खोल के बैठे थे, वो कौन सी पढ़ाई कर रहे हो आप? ऐसे थोड़ा ही सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए तरीके बदलो बेटे, आप मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, हमें पता है। ठीक है, आप में वो गट्स हैं, वो दम है कि आप अच्छी अच्छी वैकेंसी में प्यारे बच्चों अपना सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन वो कब लोगे? जब आपके अंदर मैच्योरिटी होगी, परिपक्वता होगी, जब आपके अंदर आदमीयता की वो पहचान होगी कि एक इंसान को क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए थोड़ा टीचरों से जो भी हेल्प होती है वो देते हैं। कभी भी कोई भी टीचर है, वो कहीं भी पढ़ा रहा हूं, मैं कैरियर विल की बात नहीं कर रहा हूं, कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा कोई भी टीचर। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को विद्वान, लेखक, साहित्यकार बना के फुदकने लगते हो, तो इसका मतलब आप सीखना नहीं चाहते। मैं सबसे ज्यादा बच्चों से सीखता हूं। मैंने वर्णमाला सब में पढ़ाई, लेकिन बच्चों ने कुछ बताया, सर जी ये इसका मतलब ये हुआ, मुझे पता चल गया कि मेरे साथ एक बच्चा ऐसा भी है जो वर्णमाला के बारे में क्या खे भी नहीं जानता, जिसका बैकग्राउंड ही नहीं हिंदी रहा, तो उसको मैं कैसे सिखाऊंगा? तो जब आप डाउट पूछते हैं, हम भी तो सीख रहे हैं ना उस चीज से कि अच्छा इस चीज को ऐसे हम क्लियर करेंगे तब 100% समझ में आएगा बच्चों को। इसलिए मैं तो सबसे ज्यादा बच्चों को से ही सीखता हूं, और मैं तो खुद कहता हूं जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं सब मेरे गुरु हैं, और जितने भी पढ़ रहे हैं वो तो मेरे महागुरु हैं। ठीक है, इसीलिए कई बार बच्चे पूछते हैं, सर आप कहाँ जॉब करते हो, आपको किसने पढ़ाया था, आपके कौन गुरु है? अरे मुझे समय ने सिखाया सब कुछ। सच्चाई तो ये है, आपको भी समय ही सिखाएगा कोई प्यारे बच्चों, क्योंकि जो बात हम आज कह रहे हैं वो समय के बाद समझ में आएगी। कुछ समय बीत जाएगा ना, हाँ फला टीचर आया था, कुछ ये बातें बताया था, ठीक है, अगर ये बात मान ली होती तो आज हम कहीं और होते। तो ये समय सिखाता है। जब आप भरोसा नहीं करते किसी पे या नहीं सीखना चाहते किसी से, तो फिर समय अपने आप सिखा जाता है। चलो अब लेते हैं अनुमति, फिर मिलते हैं मंडे को, नए तरीके से आपके सामने वर्णमाला को रखेंगे। धन्यवाद।